students. Today we will read about the practical application of Fleming left-hand rule, that is known as the electric motor. This is your 13th chapter of the book named as the magnetic effect of electric current. ये जो आज आप टॉपिक करने वाले हैं, ये टॉपिक हरियाणा बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होता है, आप ये मान के चलें कि हर बार रिपीट होता है। और इसके जो मार्क्स हैं वो आपको 4 से 6 के बीच मिलते हैं। हो सकता है कि 4 नंबर में आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए और 2 नंबर में कोई और क्वेश्चन इसके साथ जो इसी से रिलेटेड होता है उसको पुटअप किया जाए, या हो सकता है कि इस पूरे टॉपिक के बारे में बात की जाए और पूरे 6 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है इस टॉपिक का, इस इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको डेफिनेशन में लिख देते हैं, या फिर जो प्रिंसिपल है उसमें डेफिनेशन को लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से समझें इनको। इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दूसरा, अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर is held in uniform magnetic field, a force is exerted on conductor due to which it starts रोटेटिंग। जब भी आप किसी विद्युत चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उस चालक पर एक बल लगता है, और उस बल के लगने की वजह से क्या होगा? उस बल के लगने की वजह से आपका जो चालक है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करना शुरू कर देता है, जिसको जो फोर्स यहां पर मैंने लिखी हुई है, फोर्स इज एक्सर्टेड, इस फोर्स को आप जनरली टॉर्क के नाम से भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको टॉर्क कहा जाता है, तो आप इसके नाम से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक मोटर की दोनों बातें मैंने बताई हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आप इनके ऊपर ध्यान देंगे। चलिए अब हम जो अगली चीज हमें इसके अंदर पढ़नी होती है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व किए गए हैं? फर्स्ट, रेक्टेंगुलर क्वाइल, जिसको आप हिंदी में कहेंगे आयताकार कुंडली। ये आयताकार कुंडली किससे बनी होती है? ये आयताकार कुंडली, इसमें तांबे के तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एल्यूमिनियम के तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको ऐसी कॉइल बना के लपेटे लगाए जाते हैं। आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है? आपके घर में कूलर है, पंखा है, या कोई रई वगैरह है, आप इनके अंदर आराम से इलेक्ट्रिक मोटर देख सकते हैं। और जब खोल के देखते हैं तो हमें उसके अंदर वायर्स की, जिनके ऊपर एक तरह की इंसुलेटेड लेयर लगी होती है, विद्युत अवरोधी परत चढ़ी होती है, उस तरह के घुमाव हमें ऐसे गोलाई में देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल लिख रखा है, तो हो सकता है कि आपको सर्कुलर कॉइल्स भी देखने को मिल जाएं, उस चीज से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बस थोड़ा सा आपके करंट का जो फ्लो है वो थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, बाकी वर्किंग के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके रिंग्स R1 एंड R2। हिंदी में इनको बोलते हैं वल्ले।
वलय R1 तथा वलय R2। ये आपके वलय R1 R2 कहाँ पे जुड़े होते हैं? आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उस रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों एंड्स पे, इस वाले एंड के ऊपर जो जुड़ा हुआ होगा इसका नाम हमने R1 के नाम से लिख लिया, इस एंड के ऊपर जो जुड़ा हुआ है इसका नाम हमने R2 के नाम से लिख लिया। और ये जो आपके वलय हैं, जो रिंग्स हैं, ये इस कॉइल के साथ साथ घूर्णन करते हैं, मतलब कॉइल के दोनों एंड के ऊपर परमानेंटली अटैच हैं। अगर आपकी कॉइल रोटेट करने लग रही है तो आप ये मान के चलें कि आपके जो रिंग्स हैं वो भी उसके साथ साथ रोटेट करने लग रहे हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं, ब्रूसेस B1 एंड B2। ब्रूस B1 तथा B2 ये अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी का मतलब स्थिर है, और ये लगातार इन कॉन्टैक्ट टू रिंग R1 एंड R2। आपका जो रिंग R1 और R2 है उसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहती हैं, मतलब टच में रहती हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो वो है आपकी बैटरी। बैटरी को आप वोल्टेज भी से लिख लें। ये आपकी फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया? आपकी बैटरी हो जाती है। बैटरी किसके लिए है? बैटरी आपके लिए एक बाह्य स्रोत है आयताकार कुंडली के अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के लिए। और जो पांचवी चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, पांचवी चीज जो इसमें देखने को मिलेगी वो है आपके परमानेंट मैग्नेट, स्थिर चुंबक। स्थिर चुंबक का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र देने के लिए हमें स्थिर चुंबक का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप ये मान के चलें कि वो एक तरह से डीसी मोटर का डायग्राम है, क्योंकि एसी मोटर के अंदर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी होती है वो किसके द्वारा यूज की जाती, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो आपको जो मैंने बताया कि तांबे के तारों के प्लेटें जो लगाए होते हैं, लपेटे जो लगाए होते हैं, उनके द्वारा हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। लेकिन डीसी मोटर में आपको स्थिर चुंबक मिल जाते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपके घर में जो किसी भी मेले वगैरह दुकान से लेके आई हुई आपकी रिमोट वाली गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो मोटर लगी होती है वो डीसी मोटर है। आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको उसकी जो बाउंड्री है, मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है, जिसके अंदर जो उसके ऊपर जो बाउंड्री लगा रखी है जो मेटल की होती है, आप देखेंगे कि जब उसको खोल के देखा तो अंदर की साइड में कुछ मैग्नेट लगे हुए हैं 2 या 3 टुकड़ों में, जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें देने लग रहे हैं। अब बात करते हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन के 5 पार्ट हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल, रिंग्स R1 एंड R2, ब्रूसेस B1 एंड B2, बैटरी एंड द परमानेंट मैग्नेट। अब ये पांचों मिलके काम किस तरह से करते हैं उस चीज के बारे में देखेंगे। देखिए, यहां से आपकी बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से हमने करंट का फ्लो माना। आपका करंट किसके पास गया? आपका करंट गया ब्रूस B1 के पास में। ये ब्रूस B1 किससे बनी होती है? ये कार्बन से बनी होती है, और कार्बन का भी कौन सी फॉर्म? ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट से बनी हुई होगी, क्योंकि कार्बन के जितने भी फॉर्म है उनके अंदर ग्रेफाइट ही एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर से करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है और किसी के अंदर नहीं होता है। आपका जो करंट है वो गया ब्रूस B1 के पास। ब्रूस B1 किसके साथ परमानेंटली टच में है? रिंग के साथ। तो वायर रिंग के जरिए आपकी कॉइल के अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां से आपका करंट आया रिंग R2 के पास, उसके बाद गया वो ब्रूस B2 के पास, और उस तरह से आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाती है, अगर आपकी की क्लोज है तो। इज दैट क्लियर? मीन्स टू से दैट करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग फ्रॉम C to A and B to D in both the arms, and these two arms AC and BD are perpendicular to direction of magnetic field. Is that clear? इसकी वर्किंग समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस डायग्राम के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना है। एंड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको क्या बताता है? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is held in uniform magnetic field that is perpendicular to it. When a
current carrying conductor is held in uniform magnetic field and the arms of the conductor makes an angle 90 degree with the magnetic field, then a force is exerted on this conductor. आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके यहां पर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। देखिए, अगर हम AC के ऊपर, जो आपकी साइड AC है, अगर हम इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था, आपकी ये वाली जो उंगली है फर्स्ट फिंगर, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बता रही है। आपकी ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती है। एंड योर थंब, ये हमें किसके बारे में बताएगा, ये हमें बताता है फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो अगर हम AC के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हमें जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन आप लगा के देखें आराम से, घर बैठ के आराम से, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमें इनवर्ड में मिलती है, मतलब कि अंदर की तरफ मिलती है। लेकिन अगर आप साइड BD के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर, जैसे कि देखिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर आपकी इसी साइड में है। जो आपकी मिडिल फिंगर है ये देखिए नीचे की साइड में है, जिस साइड में आपके करंट का फ्लो होने लग रहा है। अंगूठा आपका किस साइड में है, ऊपर की साइड में है। तो जो आपकी साइड है BD, यहां पे लिखिए AC पे तो आपकी फोर्स हो गई इनवर्ड में, और BD के ऊपर जो आपकी फोर्स है वो हो गई अपवर्ड में। आपकी साइड AC के अंदर से जो करंट फ्लो होता है उतना ही करंट आपकी साइड BD के अंदर से फ्लो होने लग रहा है, मतलब करंट की वैल्यू सेम है। दोनों को जो दोनों साइड AC और BD दोनों को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी फोर्स है जो AC के ऊपर एक्सर्टेड हुई है और जो BD के ऊपर एक्सर्टेड हुई है, दोनों फोर्सेज आपकी मैग्नीट्यूड के अंदर बिल्कुल इक्वल हैं। लेकिन जो चीज हमें देखने को मिली क्या, कि एक के ऊपर तो आपकी फोर्स लग रही है इनवर्ड में और एक के ऊपर फोर्स लग रही है आउटवर्ड में, मतलब अपवर्ड में। जैसे इस पेन को अगर हम देखें, अगर मैं नीचे से इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऊपर की साइड में और ऊपर से फोर्स लगाऊं नीचे की साइड में, तो आपका पेन इस तरह रोटेट हो जाता है। मतलब इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही हैं वो फोर्सेज एक कपल बनाती हैं, एक जोड़ा बनाती हैं, और उस जोड़े की वजह से आपका जो कंडक्टर है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन करना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि आपका जो रिंग R2 है वो तो B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा, और आपका जो रिंग R1 है वो ब्रूस B2 के कांटेक्ट में आ जाएगा, जो आपका सेकंड नंबर डायग्राम है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो जहां पर आपकी साइड AC है वहां पर तो आपकी साइड आ गई BD, और जहां पर आपकी साइड BD है वहां पर आपकी साइड आ गई AC। मतलब पहले आपके करंट का फ्लो होने लग रहा था C से A और B से D, लेकिन अब की बार आपका करंट है वो रिवर्स में फ्लो करना स्टार्ट हो गया। कैसे, आपका करंट जाता है D से B और A से C। एक बार फिर से अगर हम इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो आयताकार कुंडली आपने बना रखी है, वो फिर से अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन करना शुरू कर देगी, और ये जो काम है ये लगातार ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। और जो कंडक्टर जो बीच में एक्सल लगी होती है, वैसे तो यहाँ पर एक्सल बना के दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने बना रखा है ये इसलिए बना रखा है ताकि आपको डायग्राम को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, आप वर्किंग को अच्छी तरह से समझ सकें, हर कंपोनेंट आपके सामने बिल्कुल अलग अलग आपको दिख जाए। तो ये था आपका टॉपिक। इसकी वर्किंग के अंदर आप लिखेंगे, एज वी कैन सी बाय द डायग्राम दैट द करंट फ्लोइंग इन द साइड CA is from C to A and the side BD is from B to D and the magnetic field is perpendicular to both the arms. When we apply Fleming left hand rule on the side CA, we came to know that direction of the force that is exerted on the side CA is inward, and on the side BD the direction of force that is exerted is upward. Due to this we came on a conclusion that we have a couple of forces. That's why the coil rotates at its axis. After half the rotation, we can see that the direction of the current in the side BD is from D to B, and in the side AC is from A to C. So the direction of the current is reverse, and on applying again Fleming left hand rule, we came to conclusion that on the side BD the force is inward, and on the side AC is the force is outward. And due to
Due to this, again a couple of forces comes into play, and the coil rotate at its axis and complete one cycle. This process is continue, and the conductor is rotating at its axis continually. ये आपको इसकी वर्किंग के अंदर लिखना है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। ऐसी लैंग्वेज का आपको यूज करना है जो लैंग्वेज आपको भी समझ में आए और जो आपका एग्जामिनर है उसको भी समझ में आए। कोशिश ये करें कि जो भी लिखें वो किताब के अंदर अच्छी तरह से पढ़ के और अपनी खुद की लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी ना घटें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसका रिवीजन करें, बुक के अंदर से पढ़ें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी स्कूल ऐप के ऊपर उसको भेज सकते हैं। थैंक यू।